सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। आज इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट द्वितीय के अध्याय 2 का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके कार्य उद्देश्य आदि के बारे में विवेचन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ऐसा संगठन उदित हुआ जिसने भारतीय राजनीति में अपना योगदान इस प्रकार से दिया कि वो आज तक भारत के जन जन के मानस में विद्यमान है। सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वह आधारभूत घटना थी जिसके ऊपर आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य सीमित था, बल्कि बहुत स्पष्ट नहीं था, पर जैसे जैसे संगठन में लोगों का मिलना बैठना प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे भविष्य की तस्वीर साफ होती चली गई और अंततः एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि में, इसकी स्थापना में के अंतर्गत अनेक तर्क दिए जाते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार, विद्वान विश्लेषक ये मानते हैं कि यह उभरती भारतीय राष्ट्रीय भावना की प्रतीक थी, तो दूसरे वर्ग के अनुसार यह साम्राज्य हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई संस्था थी और दोनों दृष्टिकोणों का विवेचन यहाँ करना आवश्यक है। पहला, राष्ट्रीय भावनाओं की प्रतीक के रूप में इस संस्था को मानने वाले विद्वानों का कहना है कि तत्कालीन वातावरण में अंग्रेजी शासन, या यूँ कहें कि कुशासन के विरुद्ध विद्रोह जाग रहा था। 1857 से लेकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना तक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने एक मंच की आवश्यकता को जन्म दिया, जहां पर बैठकर प्रबुद्ध भारतीय अपनी भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान कर सके। 1857 का विद्रोह, कानपुर के नाना साहब ने उस विद्रोह को नेतृत्व दिया। उन्हें अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। झांसी की रानी बाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेज़ों ने उत्तराधिकारी नहीं माना और उसने अंग्रेज़ों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। फलतः उन्होंने बड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गई। ये घटना एक प्रत्यक्ष स्वरूप थी। अंग्रेज़ों के दमन चक्र से कोई नहीं बचा, न किसान, न मजदूर, न गरीब, न अमीर, न महिला, न बच्चे, न बूढ़े। ऐसी घटनाओं से असंतोष फूट रहा था। इसी बीच बड़े शहरों में जागृत प्रबुद्ध युवा राष्ट्रवादी संगठन बना रहे थे। यद्यपि उनके उद्देश्य छोटे अल्पकालिक थे, पर उनमें बड़ी घटनाओं के बीच विद्यमान देखे जा सकते हैं। 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को समझना व उसका प्रसार करना था। इससे मिलती जुलती संस्था 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी नई नई अस्तित्व में आई थी, जिसकी शाखाएं विदेशों में, देश के अन्य भागों में भी खुली। इस संगठन ने भारतीय जनता के हित में अंग्रेजों से कुछ मांगी रखी, जिनमें कुछ को स्वीकार किया गया, कुछ को नहीं। चूँकि दोनों संस्थाएं बंगाल में जन्मी और बंगाल में ही एक संस्था और 1875 में अस्तित्व में आई, जिसका नाम इंडियन लीग था। राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से यह आगे आने वाले समय में इंडियन एसोसिएशन में 1876 में मिल गई। यह वह समय था जब अंग्रेज सरकार ने नागरिक सेवाओं में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर शिक्षित भारतीयों को इस व्यवस्था से होने वाली हानियों से परिचित कराया। लॉर्ड लिटन की अन्य दमनकारी नीतियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल का विरोध भी इस संगठन द्वारा किया। लंदन में दादा भाई नौरोजी सक्रिय थे। उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनाई। उसका उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारतीय और भारतीयों के बारे में जानकारी देना था, किंतु इसमें अंग्रेज़ों के हितों के संरक्षण की अधिक संभावना थी। इससे सहमत अंग्रेज भी थे। 1884 में मद्रास में पंडित आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा बनाई, जिसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी कहते हैं। ये सभी सभाएं 1885 में ये संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समा गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे दूसरा तर्क दिया जाता है कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को रोकने और अंग्रेजी शासन को उस असंतोष से बचाने के लिए इस संस्था का जन्म अंग्रेजी शासन की पहल पर किया गया। यह अवधारणा सेफ्टी वाल्व अवधारणा के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जानी जाती है। इसका मतलब है कि साम्राज्य हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई संस्था कांग्रेस हुम के नेतृत्व में बनाई गई और हुम के अनुसार भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सुरक्षा नली की आवश्यकता थी और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर सुरक्षा नली कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने युवाओं की क्रांतिकारी भावनाओं को रोकने के लिए ए हुम को ऐसे संगठन के जन्म के लिए प्रेरित किया। ए हुम एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था और ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा के देने के उद्देश्य से उसने एक पार्टी बनाई जो भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच तालमेल बिठाई ताकि 1857 जैसा गदर दोबारा ना हो सके। हुम के विचार में यह एक सामाजिक संगठन था ताकि भारत का कल्याण हो, साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बचा रहे। इसी को सुरक्षा यंत्र का सिद्धांत कहते हैं, यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। जबकि सर सैयद ने कांग्रेस को ब्रिटिश विरोधी संगठन कहा और 1896 में उनकी वापसी के बाद में यह बात सही सिद्ध हुई। अन्य विचारकों में लॉर्ड डफरिन गोवलकर के अनुसार भारत की राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दोनों ही मतों का विश्लेषण हम करेंगे तो दोनों में आंशिक सत्य छुपा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज के हितों को साधने के लिए की गई, जिसमें तत्कालीन प्रबुद्ध भारतीयों ने उसमें सहयोग दिया। वे अंग्रेज सरकार से कुछ सुविधाएं चाहते थे, ना कि उसका विनाश। लेकिन यह भी सत्य है, जैसे जैसे समय बीता भारतीयों को सत्य समझ में आने लगा और अंग्रेज़ों की वास्तविकता जानने लगे और उनमें राष्ट्रीय भावनाएं पनपने विकसित होने लगी। इसी के लिए लाला लाजपत राय ने कहा है, ये हम स्वतंत्रता प्रेमी तो थे और पहले भी देशभक्त अंग्रेज थे। अंग्रेज शासक भारतीय क्रांति को उग्र होने से रोकना चाहते थे, तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता देश में आंदोलनकारियों के प्रति अंग्रेजों के प्रकोपों को कम करना चाहते थे। समय के साथ साथ दोनों उद्देश्य स्पष्ट होते चले गए। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक के युग को उदारवाद का युग कहा जाता है। अब कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस प्रकार है। लाला लाजपत राय ने आने वाले समय में ए हुम के उद्देश्य को सच्चा और उनके विचारों को उच्च कहा।
हुम की अपील ने तत्कालीन पढ़े लिखे और जागृत लोगों के मन को छुआ और उसमें संगठित होने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने पूना में सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुम के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया। पत्र के सम्मेलन में के उद्देश्य को स्पष्ट किया, जो इस प्रकार था: देशभक्त सजग नागरिकों को एक स्थान पर एकत्रित हो संवाद का अवसर प्रदान करना, भावी रूपरेखा तैयार करना और एक देशी संसद को प्रारंभ करना। सम्मेलन पूना में होना तय हुआ, लेकिन पूना में प्लेग के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसलिए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि संगठन के नाम को लेकर विचारों का आदान प्रदान करके उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बना गया। ए.ओ. हुम पहले सेक्रेटरी बने। इस दल में 2 अन्य सदस्य विलियम वेंडनबर्ग, सर जॉन जार्डिन भी शामिल थे। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकतर सदस्य थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घटना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन नहीं हुआ। उन्होंने इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक कहा। हिंदूवादी नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना रुचिकर नहीं लगी। उन्हें लगा भारत के नेता पश्चिमोन्मुखी हो रहे हैं, वे भारतीय संस्कृति सभ्यता के पक्षधर हैं। जनसामान्य से इस घटनाक्रम से अछूता ही रहा। अतः इस देश में व्यापक समस्या, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की कमी इसमें चिंतन का विषय नहीं था। और चूँकि इसका गठन कुलीन वर्ग ने किया, इसलिए जनसामान्य से दूर रहा। एनी बेसेंट ने इसके संदर्भ में कहा, जिन व्यक्तियों ने इसकी स्थापना करने का निश्चय किया, उनकी नियत, पूर्ण सच्चाई, उसमें विश्वास होता है। कांग्रेस का जो उदारवादी दौर था, उसमें कांग्रेस की आरंभिक गतिविधियां सक्रिय रूप में नहीं थी, क्योंकि उसके अधिकतर सदस्य अंग्रेज थे। और अपने प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस का उद्देश्य था देश के सभी हिस्सों में भारतीयों को एकत्र करना, भारत से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करना, ब्रिटिश सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने के संबंध में योजनाएं बनाना, जाति, धर्म, क्षेत्र पूर्वाग्रहों को दूर करना। प्रारंभिक दौर सक्रिय न होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण था। वह नीम का पत्थर था जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस का मजबूत नींव खड़ी हुई और आगे चलकर वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, उसका प्रेरक संस्था, नेतृत्वकारी संस्था बनी। अब कांग्रेस की स्थापना के जो परिणाम निकले, उन पर हम आते हैं। कांग्रेस की स्थापना से जो परिणाम सामने आने लगे, उनमें कुछ प्रमुख है कि इसकी सदस्यता बढ़ती गई, लोगों में धीरे धीरे जागृति आने लगी और कांग्रेस का चरित्र अंग्रेज भक्त से राष्ट्रीय होता चला गया। लोगों में जागृति आने लगी, अपने प्रति गुलामी की जो अवधारणा थी, उससे वो जागृत होने लगे। कांग्रेस देश में लोगों में जागरूकता ला रही थी, जो ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने इसीलिए धीरे धीरे इस पर प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया। कांग्रेस सदस्यों के लिए आवश्यक था कि वे अपने सद्व्यवहार की गारंटी दें। ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि हुम एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उनको प्रोत्साहन दिया गया। ऐसे भारतीय जो सरकारी अधिकारी थे, कांग्रेस में सक्रिय होना कठिन होने लगा। मुंबई के गवर्नर रे ने कांग्रेस के साबुत न रहने की धमकी दी।
विपिन चंद्र अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम में कहते हैं, कांग्रेस का गठन संसद की तरह हुआ था। वास्तव में कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ लोगों का समूह है। कांग्रेस सत्र की कार्रवाई बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से चली। मुद्दों पर निर्णय से पहले पूरी बहस होती और कभी ज़रूरत पड़ती तो वोट डाले जाते। इस तरह यह कांग्रेस ही थी जिसने लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाया और उसके स्वदेशीकरण की प्रक्रिया की नींव डाली। कांग्रेस में जो उदारवादी युग है उसमें मुस्लिम समाज की दो धाराएं थी। एक राष्ट्रवादी मुस्लिम, जो मुस्लिम कांग्रेस में शामिल हो गए, राष्ट्रीय मुक्ति धारा से जुड़ गए, जैसे बदरुद्दीन तैयबजी, किशयानी जी, जबकि मुस्लिम राष्ट्रवादी सर सैयद अहमद के अनुयायी राष्ट्रीय मुख्य धारा से दूर रहे और कांग्रेस को हिंदू संगठन कहने लगे। इनमें आगा खां, नवाब सलीम अल्लाह इकबाल आदि थे। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना आने वाले समय के लिए एक स्वतंत्र आंदोलन की नींव के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मंच पर उदित हुई और उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया और भारत को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया। धन्यवाद।